नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और सीधी बात में आपका स्वागत है। किसी भी नेता को परखने के दो मापदंड होते हैं, एक उस नेता की पॉलिसी और दूसरी उसकी पॉपुलैरिटी। आज हमारे साथ एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने दोनों ही क्षेत्रों में अपनी महारत हासिल कर ली है। यानी उन्होंने पॉलिसी भी बहुत शानदार बनाई और पॉपुलैरिटी भी आजकल उनकी गजब की है। और यह सब कुछ उन्होंने हासिल किया है सिर्फ 4 साल के अपने पॉलिटिकल करियर में। यानी वो नए नए नेता हैं लेकिन डिप्लोमेट बहुत पुराने हैं। डिप्लोमेट हैं 46 साल से और नेता हैं सिर्फ 4 साल से। और डिप्लोमेसी में वो अपनी सीधी बात के लिए जाने जाते हैं। और अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की। डॉक्टर जयशंकर, आपका स्वागत है। पहला सवाल आपसे यही है, आपको विदेश मंत्री बने 4 साल अब हो चुके हैं। बिल्कुल। आपने इन 4 साल में क्या सीखा और अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि आप इन 4 साल में क्या मानते हैं, एक नेता के तौर पर, पॉलिटिशियन एंड ऑल्सो एज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री? एक तो सुधीर जी, मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि आज आपके प्रोग्राम में आने का मेरा सौभाग्य है। मेरे लिए तो एक किस्म से एक नया माध्यम है। नॉर्मली ज़्यादातर हम जो हैं अंग्रेज़ी टीवी के दुनिया में होते हैं, तो सबसे पहले तो मैं अपना आभार प्रकट करना चाहूँगा। पर जो आप कह रहे हैं पिछले 4 साल में क्या सीखा तो बहुत कुछ, खासकर राजनीति की दुनिया से। क्योंकि जो आप जानते हैं कि मेरा बैकग्राउंड जो है वो ब्यूरोक्रेसी का बैकग्राउंड था और मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मैं इस दूसरी दुनिया में प्रवेश करूँगा। तो और वो हुआ, अचानक हुआ, वो अलग कहानी कुछ और है। पर उस दुनिया से जो सीखने को मिला कि ग्राउंड में, ज़मीन में क्या परिवर्तन हुआ है, होता है, कैसे होता है, और उनकी जो परिप्रेक्ष्य जो है पॉलिटिशियन की कुछ अलग होती है, ब्यूरोक्रेट की कुछ अलग होती है। तो एक तो वो है, तो वो अनुभव जो है मेरे लिए एक किस्म से रोज़ एक क्लासरूम था कि हर सिचुएशन में, हर मीटिंग में, हर कोई नए अनुभव में कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता था। और दूसरा ये भी था कि जो पॉलिटिशियन जो है उसकी पब्लिक के साथ और नज़दीक से वो जुड़ाव ज़्यादा होती। पर जो आपने कहा कि पिछले 4 साल में उपलब्धियों की अगर बात करें, मैं कहूँगा सबसे बड़ी उपलब्धि मुझे लगा कि पब्लिक के मन में था कि विदेश नीति कोई डिप्लोमेट लोग जो सूट टाई पहन के कहीं कॉन्फ्रेंस में बैठ के उनका कुछ ये काम होता है। तो जब कूटनीति की बात करते हैं तो उनको लगता है कहीं दूर की दुनिया है। आज जो है खास मैं कहूँगा पिछले 9 साल से, क्योंकि पहले भी ये हो रहा था पर पिछले 4 साल में ये ज़्यादा हुआ है कि आज जो है हम पब्लिक के हितों के साथ, पब्लिक के जो मैं कहूँगा पब्लिक की जो सोच जो है, पब्लिक की जो चिंता जो है, उसके साथ हम जोड़ पाए कि एक किस्म ये ज़मीन की विदेश नीति है। और इसके बहुत उदाहरण कोविड का भी मैं आपको दे सकता हूँ, या जब हमारे लोग बाहर फंस जाते हैं तो अलग अलग ऑपरेशन होते हैं उनको वापस लाने के लिए, या जो देश में जो प्रगति जो हो रही है उसमें हम फॉरेन पॉलिसी का क्या योगदान है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पर मैं कहूँगा अगर मैं इसकी एक निचोड़ मैं आपको दूँ, निचोड़ ये होगी कि आज जो है, जो मैं कहता हूँ फॉरेन पॉलिसी फॉर यू, कि आपके हित, आपकी चिंता, आपकी सोच, इसके साथ हम जुड़े हुए हैं। आपको लगेगा कि हाँ भाई, ये हमारी सरकार है जो हमारे हितों के लिए दुनिया के सामने खड़ी है। ये तो आपकी उपलब्धियां हैं, हिट्स। अगर मैं मिसेस की बात करूं, कोई ऐसी चीज जिसमें आपको लगे कि ये इस टर्म में आप पूरा नहीं कर पाए और ये काम पूरा करने के लिए आपको एक टर्म और चाहिए? नहीं, देखिए, मिस की बात नहीं है कि क्योंकि ये आप दुनिया की बात कर रहे हैं, हम दुनिया को तो कंट्रोल नहीं करते, कुछ चीज़ें हो जाती हैं। अब किसने सोचा कि महामारी आएगी? हम महामारी की तो पहले, ऐसी महामारी तो 100 साल पहले आई थी। या किसने सोचा कि यूक्रेन में युद्ध होगा
उसका असर जो है सीधा तेल की कीमत में या अनाज की कीमत में आपको दिखाई देगा। तो विदेश नीति में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कंट्रोल के बाहर होती हैं, और अच्छी विदेश नीति जो है वो जितनी जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकती है वो एक किस्म से सफलता की परिभाषा है। पर जो कहें कि आगे क्या करना है, मैं कहूँगा कि हम एजेंडा तो है और विदेश नीति में सोच भी होती है, एक किस्म से एक रणनीति होती है। जैसे अब प्रधानमंत्री शुरू से 2014 से मोदी जी की सोच है कि जो हम कहते हैं नेबरहुड फर्स्ट, कि नेबरहुड पड़ोस को कैसे हम अपने साथ जोड़ें, या हम खाड़ी की तरफ हम रिश्ते कैसे बनाएं, क्योंकि पहले आप जानते हैं कि वहाँ हमारे जो राजनीतिक रिश्ते जो थे बहुत कमज़ोर थे 2014 के पहले, या बड़े जो बिग पावर्स जो कहते हैं उनके सबके साथ कैसे, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि सब, हर बड़ा पावर चाहता है कि हमारा आपसी का रिश्ता हो, किसी और के साथ ना हो, तो सबके साथ कैसे चलाएं, जो सबका साथ सबका विकास जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में इसको कैसे ले जाए। सब देशों को भी आपने इसमें जोड़ लिया, सबका साथ सबका विकास। इससे पहले जब इसी नीति, विदेश नीति पर हम चलते थे तो वो कहलाती थी नॉन अलाइनमेंट, जिसमें हम जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं और आगे भी बात करते हैं। अभी हम उसको नॉन अलाइनमेंट को शायद मल्टी अलाइनमेंट की बात करने लगे। बिल्कुल। दोनों में आप क्या अंतर देखते हैं? और पिछले 9 साल में जो विदेश नीति है उसमें हम प्रधानमंत्री मोदी की एक अलग छाप देखते हैं, एक स्टैंप दिखाई देती है अलग से, जिसमें ऐसा लगता है कि भारत अब अपनी शर्तों पर काम करने के लिए तैयार है, और उसके लिए अगर आप किसी को नाराज भी करना चाहें तो आप कर देते हैं, अपनी बात स्टर्नली आप रखते हैं। ये जो कन्विक्शन है ये कैसे आया? देखिए, देश भी बदल गया, प्रधानमंत्री भी बदल गए, और विदेश नीति तो फिर स्वाभाविक है, तो विदेश नीति भी बदलेगा। और मैं कहूँगा कि नॉन अलाइनमेंट, उस ज़माने की नॉन अलाइनमेंट जो थी और अभी जो है, फ़र्क क्या है? फ़र्क है कि एक तो हमारी क्षमता बढ़ी, साथ ही साथ हमारी आत्मविश्वास बढ़ी। तो क्या होता है कि कभी अब विवाद में पड़ जाते हैं, कहीं दोनों देश के, कोई 2 देश हैं, 2 कैंप हैं, उनके बीच में कुछ मुद्दा होता है, तो हम जो हैं अपनी बात भी रख सकते हैं और बड़े विश्वास के साथ किसी को ये भी कह सकते हैं। जैसे अब रूस यूक्रेन की जो युद्ध के बारे में था कि हमारे भी हित हैं, और जो निर्णय जो हम लेंगे उसका जो मैं कहूँगा यार्ड स्टिक जो वो होगा, हमारे हित के कारण हम वो निर्णय लेंगे। तो हमें अब तेल की ज़रूरत थी, तो अब जो हमें करना था हमने कर दिया, पर ये नहीं कि हमने डर के कि अगर हमें लगा कि भाई हमारे हित हैं, तो वो आत्मविश्वास है आज दुनिया को कहने के लिए कि भाई ये हमारे हित हैं, हम ये करेंगे और इस कारण के लिए करेंगे, और आपको समझाएंगे कि हमने क्यों किया। तो मैं कहूँगा कि मैंने बहुत सुपरफिशियली लगता कि दोनों नॉन अलाइनमेंट मल्टी अलाइनमेंट एक जैसे, फ़र्क है कि ये और सकारात्मक, ये ज़्यादा और कॉन्फिडेंट। यूक्रेन के बाद से मैंने देखा कि जब भी आप किसी विदेशी मंच पर जाते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस हो, सेमिनार हो और कोई बड़ा मंच हो, आप बहुत ही खरी सुनाते हैं, खास तौर पर पश्चिमी देशों को। इससे पहले हम सोचते थे कि जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, गोल गोल घुमा के कह भी सब देंगे लेकिन किसी को पता भी ना लगे, इस तरह से। पहली बार हमने ऐसा देखा कि भारत का विदेश मंत्री जो है वो फ्रंट फुट पर जाकर खेल रहा है और शॉट्स लगा रहा है। इसके पीछे क्या प्रधानमंत्री मोदी ने आपको कहा कि नहीं अब आप खुल के खेलिए और खुल के इनको सुनाइए, या ये हमारी विदेश नीति में एक नया कोई परिवर्तन आपने किया है? देखिए, अब मैं डिप्लोमेट तो नहीं हूँ, प्रोफेशनल डिप्लोमेट तो नहीं हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं पॉलिटिशियन हूँ, पर तब भी मैं कहूँगा कि जो उदाहरण आपने दिया कि जब हमारी जो आपस में जो बात हुई, प्रधानमंत्री के उनका निर्देश था कि हमें जो है सबसे पहले हमारे माने इंडियन पब्लिक इंटरेस्ट, इंडियन कंज्यूमर इंटरेस्ट को देखना है कि अगर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि दुनिया की मार्केट में हम सस्ते में तेल कैसे खरीदें।
तो और आप जानते हैं कि तेल लेने में कोई प्रतिबंध नहीं था कि जो पश्चिमी देश जो थे वो खुद ले रहे थे, गैस भी ले रहे थे, तेल भी ले रहे थे, अपने टाइम टेबल पे ले रहे थे। तो मुझे लगा कि खुद तो ले रहे हैं और फिर आपको ज्ञान दे रहे हैं कि आपको कह रहे हैं कि भाई आप नहीं लो। ये मुझे लगा कि इसमें एक किस्म से डबल स्टैंडर्ड है। और जब पहले हमारी बातचीत तो हुई, पर जब आपको पब्लिक में लोग टोकते हैं तो पब्लिक में जवाब देना होता है। तो पर मेरे मन में शुरू से ये बहुत क्लियर था कि मुझे जो है भारत के हितों के मुताबिक मुझे विदेश नीति चलानी, खासकर इस मामले में। और इसीलिए जो क्लैरिटी जो थी उसके कारण आई। और देखिए ये भी है कि प्रधानमंत्री जो हैं खुद उनकी अपनी सोच है, वो उनकी आदत है, हम लोग काफ़ी समय बिताते हैं, वो डिस्कस करते हैं। पर जब भी मैं कहीं जाता हूँ या कोई नेगोशिएशन होती है या रोज़ का जो हम निर्णय लेते हैं उसमें वो आपको विजन देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, और हमारी जिम्मेदारी होती है कि भाई आप ये जाकर देश के लिए आपको ये करना होगा। तो उस किस्म से मेरा काम जो है, मैं आसान तो नहीं कहूँगा पर क्लियर कहूँ। जी, एक आपसे निजी सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके पहले सरकार के टर्म में विदेश सचिव के तौर पर काम किया, फिर विदेश मंत्री आप बन गए। ऐसा आप में उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने आपका चयन किया और उन्हें लगा कि नहीं आपको विदेश मंत्री होना चाहिए? ऐसा आप में क्या खास था? देखिए वो सवाल मैं कैसे, इसका उत्तर मैं कैसे दूं, आपको तो उनसे पूछना चाहिए ना। पर मैं इतना कहूँगा कि मैं पहली बार उनसे 2014 में मिला, 2012 में मिला। उस समय मैं चीन में राजदूत था। और पहले में कुछ देखिए कभी कभी होता है कि आप और मैं पहले मिलते हैं तो कहीं वो केमिस्ट्री बैठती कि लगता है कि कहीं कनेक्ट होता है। तो ये मुझे शुरू से लगा। उसके बाद चुनाव के बाद 2014 के बाद ही मिले हम, तब तक वो प्रधानमंत्री बन चुके थे उस समय। तो चीन के बारे में आपने जो ब्रीफिंग उस समय उन्हें दी होगी, शायद वो पहली मुलाकात में उससे काफ़ी प्रभावित हुए होंगे। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि हमारी दूसरी मुलाकात तब हुई जब वो अमेरिका जाने वाले थे। वो जो आपको याद होगा वो मेडिसन स्क्वायर गार्डन वाला विजिट, तो उस समय जो है वो बहुत बड़ी विजिट थी और उसकी बहुत तैयारी भी करनी थी। तो और एक नई किस्म की विजिट थी, क्योंकि जो मेडिसन स्क्वायर गार्डन में जो कार्यक्रम जो हुआ, अभी तक ऐसा, तब तक ऐसा कभी कार्यक्रम हुआ नहीं। बिल्कुल, मैं था वहाँ। हाँ, और मैंने देखा तो बहुत ग्रैंड था। ये पब्लिक डिप्लोमेसी को, कम्युनिटी डिप्लोमेसी को आप एक तो बड़े स्केल में कर रहे हैं। पर मुझे अभी भी याद है कि उनके ये इंस्ट्रक्शन थे, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा इवेंट चाहिए जो वाशिंगटन तक पूरे दुनिया में सुनाई दे, कि हम एक किस्म से दुनिया को मैसेज कर रहे थे, भले वो इवेंट न्यूयॉर्क में। तो इसकी जो तैयारी जो थी, इसको कैसे करना था, तो मैं कहूँगा कि हमारा कंफर्ट लेवल जो है उस विजिट के बाद ज़्यादा बढ़ा। जवाहरलाल नेहरू जब तक प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने विदेश नीति को अपने पास ही रखा, और दुनिया के जो बड़े बड़े जो पावरफुल नेता होते हैं वो विदेश नीति को अपने साथ, अपने हाथ में रखना चाहते हैं। हु इज द रियल फॉरेन मिनिस्टर? असली विदेश मंत्री आप हैं या मोदी जी हैं? से आई वुड से आपका सवाल जो है एक किस्म से गलत है। असली मंत्री में सोच किसकी, विजन किसकी, स्ट्रेटजी किसकी, वो अलग सवाल है। क्योंकि जब जो प्रधानमंत्री जो हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री, एक तो आपका जो पहले जो कमेंट जो था, लीडर्स जो हैं फॉरेन पॉलिसी में रुचि क्यों लेते हैं, इसके दो कारण हैं। एक तो इसकी प्रोजेक्शन होती है दुनिया में, दूसरी बात फॉरेन पॉलिसी जो है इसमें अलग अलग इसके पहलू होते हैं कि इसमें डिफेंस भी है, इकोनॉमिक भी है, टेक्नोलॉजी भी है। तो किसी को एक किस्म से ये धागे जो हैं इसको वी हैव टू पुल इट टुगेदर, एंड इसका एक वो
आपको एक इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट चाहिए इसमें। तो ये काम जो है ये तो स्वाभाविक है, तो हेड ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंट हो कुछ देशों में या प्रधानमंत्री हो वो ही करेंगे। तो मैं कहूँगा विजन जो है वो उनका है, क्योंकि अगर मैं इसके 2 उदाहरण देता हूँ। जब उनका शपथ ग्रहण हुआ 14 का, उस समय उन्होंने निर्णय किया कि जो पड़ोस के नेता जो हैं सबको बुलाएंगे। मैं उस समय वाशिंगटन में था, मुझे पता भी नहीं था कि यह होने वाला है। पर आप सोचिए, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं आती कहने में, हम जो फॉरेन पॉलिसी वाले जो थे, जो प्रोफेशनल डिप्लोमेट्स जो थे, हम में से किसी ने ये नहीं सोचा कि पड़ोस के नेताओं को बुलाएं। मैं इसको एक उदाहरण और देता हूँ आपको। अगले साल जो पहली बार जो हमारे राजदूतों की सम्मेलन जो होती है, हर साल होती है, तो उन्होंने एक टर्म यूज़ किया, ये था अंग्रेजी में लीडिंग पावर। हमें भारत को लीडिंग पावर की दिशा में ले जाना है। अब लोगों को लगा भाई ये लीडिंग पावर की क्या बात कर रहे हैं, अब आप इसको 9 साल आगे ले जाइए, आज की भारत देखिए और मुझे बताइए कि आज हम लीडिंग पावर की दिशा में जा रहे हैं या नहीं। लीडिंग पावर के मतलब है कि बाहर की जिम्मेदारी जो है, जैसे अब वैक्सीन मैत्री की जिम्मेदारी थी, या फर्स्ट रिस्पॉन्डर, कहीं तुर्की में भूकंप आया है तो, या नेपाल में आया है तो आपने यहाँ से रेस्क्यू फोर्स भेजा, या अपने ही लोग जो बाहर कहीं फंस जाते हैं कोविड के समय में जो हमारे लोग जो बाहर थे उनके लिए जो वंदे भारत मिशन जो किया गया, या यूक्रेन के युद्ध में जो हमारे विद्यार्थी, या आप देखिए टेक्नोलॉजी के स्तर पे 5G स्टैक हो, या अभी हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं, करीब 80 देशों में हम आज हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो अब जो आपका सवाल है लीडिंग पावर, नेबरहुड फर्स्ट, खाड़ी के बारे में, जो आप जानते हैं कि आज हमारे रिश्ते जो हैं, आप UAE और सऊदी के साथ देखिए, और आप 10-15 साल आपकी इमेज क्या थी उन देशों के बारे में, और कितना बदलाव आया इसमें। तो आप ही बताइए मुझे कि नहीं, बदलाव हमको बिल्कुल साफ दिखाई देता है। अब जो आपने खाड़ी देशों की बात की, इस पर मैं बीच में एक क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग, खासतौर पर ऑपोजिशन पार्टीज, ये आरोप लगाती हैं कि आपने मुस्लिम देशों के साथ, बाहर के जो मुसलमान हैं उनके साथ तो आपने बहुत अच्छे संबंध कर लिए, लेकिन देश के अंदर जो हैं वो उतने अच्छे संबंध नहीं हैं। और ये बात आपको बार बार जब आप बाहर जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, आपको ये बात सुननी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है। लेटेस्ट एग्जाम्पल इज बराक ओबामा ने जो कहा जब आप व्हाइट हाउस में थे। देखिए ऐसा है, क्या कौन रहा है? विपक्ष ने। विपक्ष तो कहेगा, बट बराक ओबामा भी कह नहीं, अब सुनिए मेरी बात जी। विपक्ष तो कहेगा। अब देश में क्या हो रहा है, अगर आप उस किस्म के हैं व्यक्ति, ओबामा हो या कोई और भी हो, जो ज़मीन के साथ जुड़े हुए हैं, जो भारत में जो परिवर्तन होता है वो इसको आप ट्रैक कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं कि देश में 3.5 करोड़ घर दिए हैं, 80 करोड़ हर महीने लोगों को खाना मिलता है, 40 करोड़ जनधन योजना में पैसे बैंक अकाउंट में जाते हैं, जो अलग अलग योजनाएं जो हैं। और आप मुझे बताइए कि इन योजनाओं में कुछ भेदभाव हुआ है? आज तक किसी ने कहा है कि आपने इस प्रांत में या उस धर्म को या इसके साथ भेदभाव आपने किया हो? या बिल्कुल। तो मैं कहूँगा जो सचमुच जिनकी समझ है, माने ग्राउंड में जो समझ है, वो कहेंगे देखिए आज की गवर्नेंस प्रोसेस जो है, एक तो लीकेज के बिना, वो अलग बात है, पर ये बहुत, मैं कहूँगा बहुत फेयर गवर्नेंस प्रोसेस। अब ये भी हो सकता है कि आप किसी और दुनिया के हों, आपकी ये सर्कल हो, आपकी नेटवर्क हो, उस नेटवर्क में आपको कुछ, क्योंकि मान लीजिए आप ऐसे आपके दोस्त जो हैं या आपकी सर्कल में टोकनिज्म चलता है, किसी की शिकायत है कि भाई मुझे जो टाइम मिलता था अब नहीं मिलता, तो ये हर आदमी पे डिपेंड करता है कि आप। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अभी भी एक लॉबी है, जैसा आपने कहा डबल स्टैंडर्ड्स वेस्ट में चलते हैं, लेकिन अभी भी एक लॉबी है
जिस दिन आप व्हाइट हाउस में जाने वाले थे उस दिन सुबह बराक ओबामा ये इंटरव्यू दे देते हैं। अब ये चांस की बात है या प्री प्लान्ड है, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि उसी दिन उनका ये इंटरव्यू आया और उन्होंने ये बात कही। फिर व्हाइट हाउस में अमेरिकन प्रेस उसी जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसी का एक्सटेंशन वाला सवाल भी पूछ लेता है। इज इट ऑल हैपनिंग बाय चांस और इट्स बाय डिजाइन? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये तो आप इस विजिट की बात कर रहे हैं। मैं पिछले 9 साल की कहानी अगर आप देखें, बार बार एक तो हमारे यहाँ डिबेट होती है और होना भी चाहिए, ये डेमोक्रेसी है, ठीक है, हर चीज़ पे डिबेट होनी चाहिए। कुछ विषय होंगे जहाँ विवाद भी होगा, पर क्योंकि ये ग्लोबलाइज्ड दुनिया है, हमारी डिबेट जो है उसके साथ साथ एक ग्लोबल डिबेट भी चल रही है और दोनों का एक कनेक्शन है। तो अगर आप देखेंगे कि इसीलिए अगर आप हर बार चुनाव का समय आएगा तो आप देखेंगे कि बाहर के मीडिया जो है वो कहेंगे कि आप वोट यहाँ दीजिए, वहाँ नहीं दीजिए, या किसी को थोड़ा चढ़ाएंगे, किसी को थोड़ा नीचा दिखाएंगे। तो आज की पॉलिटिक्स जो है ये अपने नेशनल बाउंड्रीज में नहीं रहती। जो पॉलिटिक्स, और जब हमारे यहाँ पॉलिटिशियन भी होते हैं, लोगों को बाहर से माने बुलाते हैं, भड़काते हैं कि भाई आप ही आओ हमारे यहाँ भी, प्लीज़ पार्टिसिपेट इन माई पॉलिटिक्स। तो ये आज की स्थिति। तो मैं कहूँगा कि लोगों को लगा कि ये विज़िट बहुत सक्सेसफुल होगा, कि सचमुच भारत और अमेरिका के बीच में ये एक किस्म से टर्निंग पॉइंट है। तो जो कहा गया, मुझे लगता है कि जिन को हो सकता है कि उनके लिए वो उतना कंफर्टेबल नहीं था, तो उन्होंने जो कहा ना तब कह दिया। आप मानेंगे कि ये आज तक की सबसे सफल विजिट थी किसी भारतीय प्रधानमंत्री की अमेरिका में? हाँ, बिल्कुल। और मैं आप तो कहेंगे कि भाई आप गए तो आप कहेंगे ही कहेंगे, पर देखिए मेरा अमेरिका के साथ काफ़ी अनुभव है। जो पहला विज़िट जहाँ मैंने काम किया था वो इंदिरा गांधी जब वो प्रधानमंत्री थे 1982 में गए थे। जब राज्य आज तक हमारे मंत्रालय या हमारे जो कूटनीति की दुनिया जो है उसमें लोग कहते हैं कि 3 बड़े विज़िट हुए हैं। एक राजीव गांधी 1985, दूसरा मनमोहन सिंह जी 2005 और तीसरा नरेंद्र मोदी 2014। ये 3 कहते हैं। और तीनों विज़िट में मैं वहाँ उपस्थित था, 85 में भी, 2005 में भी और 2014, अलग अलग पोजीशन पे। तो मैं जब लोग तुलना करते, मैं खुद अपने अनुभव से वो तुलना कर सकता हूँ। और मैं सचमुच कहूँगा कि ये विज़िट कुछ अलग स्तर पे था और इसके बहुत अच्छे कारण हैं, और इसका जो परिणाम जो है वो सबूत है कि ये अलग स्तर पर था। आज तक जो है, पहले क्या होता था कि हमारी कोशिश होती थी कि भाई अमेरिका के साथ जो फ्रिक्शन जो हैं इसको किसी तरीके से दबा लो, उनको समझा लो, ताकि कम से कम पब्लिक में तो नेगेटिव ना लगे, कार्पेट के नीचे दबा के रखो। और या कम से कम उसको थोड़ा फ्रिक्शन को कम करो। 2005 में जो सबसे बड़ी जो बाधा थी वो न्यूक्लियर थी, क्योंकि जब न्यूक्लियर नहीं होता, न्यूक्लियर के कारण उनके कानून में था कि ये हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के कारण वो हमारे साथ जो है वो बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ कोऑपरेशन असंभव था। और ये खाली न्यूक्लियर में नहीं था, स्पेस में भी नहीं था, डिफेंस में भी इसका प्रभाव था। तो जो 5 में हुआ कि कम से कम ये बाधा जो रास्ते में था उसको आपने साइड में कर दिया। 14 में जो था, नए प्रधानमंत्री आए थे, सबको लग रहा था कि भारत में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। उस समय नरेंद्र मोदी भी अपने पहले कुछ 2-3 महीने हो चुके थे। इस बार जो है फ़र्क ये है, अमेरिका में एडमिनिस्ट्रेशन, कांग्रेस, बिजनेस, डायस्पोरा, सब जो अलग अलग जो पिलर्स हैं वहाँ, सबको लगा 9 साल में जो परिवर्तन आया है वो उसको असेस कर रहे थे। अब सब लोग अपने अपने परिप्रेक्ष्य से कर रहे थे। बिजनेस को लगा
कि आजकल ईजियर टू डू बिजनेस है। जो आमतौर पे लोग आते हैं उनको लगा कि भाई भारत में अब ईजियर टू लिव, रेगुलेशंस कम है, ब्यूरोक्रेसी जो है आपको कम तंग करती है। पॉलिटिकली जो है उनको लगा कि आज भारत में प्रधानमंत्री में क्लैरिटी है, एक विश्वास है कि ग्लोबल स्टेज पे ये खेल सकते हैं। तो अगर आप परिणाम देखें, नॉर्मली क्या होता है, विजिट में वादे होते हैं कि अच्छा कुछ समझौते हो जाते हैं कि भाई आगे जाकर ये करेंगे। इस बार अगर आप देखेंगे तो बहुत स्पष्ट रूप से बहुत सारे एग्रीमेंट थे और बड़े एग्रीमेंट थे। जैसे ये जेट इंजन का है जी, जेट इंजन जो है टेक्नोलॉजी, इसकी टेक्नोलॉजी क्वालिटी जो है न्यूक्लियर के लेवल पे मानी जाती है कि अभी भी बहुत कम देश जो जेट इंजन बना सकते हैं। एक देश को टेक्नोलॉजी शेयर करना जेट इंजन में, ये तो बहुत ही, मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, माने वन केस आउट ऑफ हंड्रेड्स। अमेरिका जो ये हमारे साथ सब कर रहा है, देखिए जेट इंजन हुआ, ड्रोन हुआ, वेपन्स हम जो डिफेंस में ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी, चिप्स की बात कर रहे हैं, इससे ऐसा लगता है कि दे वांट अस एज अ लॉन्ग टर्म पार्टनर, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी अगर वो हमें दे रहे हैं तो इसका मतलब एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हमारे साथ चाहेंगे, स्पेशली डिफेंस पार्टनर हमें बनाना चाहेंगे। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि वो हमें पार्टनर के तौर पर देखते हैं या सिर्फ एक मार्केट के तौर पर देखते हैं। देखिए, अगर मार्केट के तौर पे देखते तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स ये नहीं होते, क्योंकि एक तो जेट इंजन की बात कर रहे थे आप, मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ आपको। ये आज आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा विषय जो है ये सेमीकंडक्टर के, जो कहते हैं चिप्स, बिल्कुल चिप्स वॉर, हाँ, कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया है। सेमीकंडक्टर, जो सेमीकंडक्टर का मालिक है, जो मास्टर कर सकते हैं, वही लोग शक्तिशाली होंगे। और इसमें जो है अमेरिका तो है, चीन है, यूरोप है, ताइवान बहुत बड़ा प्लेयर है। अब पिछले साल सरकार ने तय किया था कि हम सेमीकंडक्टर मिशन शुरू करेंगे, क्योंकि भारत में भी ये क्षमता होनी चाहिए। अब ये बहुत मुश्किल काम है, बड़े इन्वेस्टमेंट में इसमें, और इसकी टेक्नोलॉजी भी बहुत स्पेशल है। तो आप देखे होंगे कि इस बार माइक्रॉन, जो एक बहुत मशहूर चिप मेकिंग कंपनी है, अप्लाइड मटेरियल्स जो इक्विपमेंट बनाती है, हर सेमीकंडक्टर प्लांट में अप्लाइड मटेरियल्स की मशीनरी लगती है, या एक कंपनी है लैम रिसर्च जो ट्रेनिंग करती है। ये सब कंपनीज जो हैं, इन्होंने अग्रीमेंट हमारे होते हुए इन्होंने यहाँ जो उनके या तो खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं या पार्टनर के साथ कर रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी आप देखेंगे कि एक बहुत प्रगति होने वाली। तो जो आपका कहना, मैं सहमत हूँ, मुझे भी लगता है कि अभी जो है ये लॉन्ग टर्म गेम है, और मुझे लगता है ये गेम हमें खेलना चाहिए, क्योंकि मैं आपके जो पहले सवाल पे वापस जाता हूँ। एक समय था कि हमें लगता था अरे बड़े देश खेल रहे हैं, हम थोड़ा दूर रहें। अभी है कि अच्छा चलो उनके बीच में कंपटीशन है, तो चलो हम भी जाते हैं उसमें, देखते हैं हमें क्या मिलता है, और हमें वो विश्वास है कि हम गेम खेल सकते हैं। और इसमें जो है अगर हमारा भला हो, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी आए, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आए, हमारी क्षमता बढ़े, इसीलिए मेरे लिए जो है मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये सब आज फॉरेन पॉलिसी के भी पहले। आपने इतनी सारी बातें बताई, और यूएस को लेकर या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को लेकर भारत के बारे में बात करने के लिए इतना कुछ है, लेकिन जब ओबामा जैसे नेता ये सब नहीं देखते और एक चीज पर अपना फोकस कर देते हैं, वर यू डिसअपॉइंटेड और वर यू शॉक्ड और वर यू सरप्राइज्ड व्हेन ही सेड दिस? नो, लुक, फॉर मी my focus at that time was, we are in America, you have जो आज के अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने लगातार 3 दिन भारत के प्रधानमंत्री के साथ बिताए। पहली बार मैंने देखा कि प्रेसिडेंट जो हैं वो एक टेक्नोलॉजी राउंड टेबल पे खुद आए और सबके साथ बैठे, और हमारे प्रधान भी थे वहाँ, और माने उनकी पूरी वो पार्टिसिपेशन हुई उसमें। अगर आप आदर सम्मान देखें तो स्टेट विजिट था, प्राइवेट डिनर था, स्टेट डिनर था,
उनके वाइफ ने, क्योंकि उनकी रुचि है स्किलिंग और जो वोकेशनल एजुकेशन, उनके वाइफ ने एक इवेंट किया। अच्छा, उसके बाद हम कांग्रेस गए। कांग्रेस में आप जानते हैं कि वहाँ के स्पीकर अध्यक्ष जो हैं वो रिपब्लिकन। अब उनके निमंत्रण, रिपब्लिकन स्पीकर के निमंत्रण पे हम कांग्रेस गए, पर दोनों पार्टी में वहाँ साथ थे। तो कांग्रेस में आपने देखा होगा कि कितने लोग, वहाँ एक परंपरा है कि जब कोई गेस्ट आते हैं संबोधित करने के लिए, तो जो कांग्रेसमैन जो जुड़ना चाहते हैं उसके साथ, उनके पीछे आते हैं, माने एक प्रोसेशन जैसे होता है। तो सबसे सीनियर जो मेंबर, सेनेटर्स और कांग्रेसमैन जो थे, वो साथ गए, उनके पीछे पीछे गए। और उसमें भी कंपटीशन था कि कौन जाएगा उनके साथ। और जब उनकी स्पीच में आपने देखा होगा कि उसका रिएक्शन कितने हुए। और फिर आप बिजनेस का देखिए शुरू से अमेरिकन बिजनेस जो है भारत से दूर रहा। उनको लगा है कि भारत में बहुत रेगुलेशन ज़्यादा हैं, हमारी नीति जो है उनके लिए यहाँ काम करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इस बार अगर आप देखेंगे, बिजनेस रिएक्शन देखें और आप बिजनेस की लेवल देखें कि, क्योंकि आजकल जो है, माने पुराने बिजनेस भी थे जैसे बोइंग और जनरल इलेक्ट्रिक, जो इस्टेब्लिश बिजनेस है, जो नए जो हैं वो टेस्ला, एलॉन मस्क, सुंदर पिचाई जो गूगल के हैं, सत्या नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के हैं। तो मैं कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन, कांग्रेस, बिजनेस, अब डायस्पोरा भारतीय समुदाय के, तो मैं क्या कहूँ आपको कि पहले वाले मीटिंग में खुद अपने आप 8,000 लोग पहुँचे वहाँ, और वाइट हाउस में आज तक उतने लोग कभी नहीं आए, किसी के लिए नहीं। वहाँ तो कह रहे थे कि वो पोप के लिए भी इतने लोग नहीं आए। और फिर जो है, जो वहाँ जो सिविल सोसाइटी जो है, जो थिंक टैंक, जो टेक्निकल पीपल, जो प्रोफेशनल पीपल, तो मैं कहूँगा अगर आप ये सब, It was the best till now in the history of India. And I say this very objective. I mean, please don't think it is today's foreign minister saying. This is a person who has seen visits personally since 1985. जब आप वापस आ रहे थे, आपके जो बॉस हैं प्रधानमंत्री मोदी, वॉज ही हैप्पी विद यू? और ये ऐसा समय है जैसे हम अपने प्राइवेट सेक्टर में कहते हैं कि अप्रेजल टाइम है, और अच्छा अगर असाइनमेंट कर दिया तो अच्छा प्रमोशन होगा। सो वॉज ही हैप्पी विद यू? See, it is like this. You know, traveling with Prime Minister Modi is also a very interesting experience. When and I learned it only by doing. तो पहली बार जब मैं गया उनके साथ, ये 2015 की बात है। So I also got on the plane. Then I was told there will be briefing. So very good. So on the way, जहाँ भी जाते हैं, on the way lot of time is spent on briefing. Moment you get on, then it is feedback time. कि what happened, अब इसको analyze करिए, how does it go, etc. So उनका जो system जो है, it is continuous, you know. तो प्लेन में भी वो आपको बिजी रखते हैं? हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आपसे हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप तो रिटायर हो गए थे, प्राइवेट सेक्टर आपने ज्वाइन कर लिया था, फिर अचानक आपके पास कोई फ़ोन आया होगा जिसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि ऐसा होने जा रहा है। मुझे लगता है किसी ने आपसे ये बात कभी पूछी नहीं होगी। जब वो फ़ोन आया और जब आपको ये ऑफ़र मिला कि अब आप विदेश मंत्री बन जाइए, हाउ वॉज द फीलिंग? एंड आपने फैसला तुरंत ले लिया था या यू टुक सम टाइम? आपको पहले आपने सोचा कि ये सच में हो रहा है या ये मैं कोई सपना देख रहा हूँ, कुछ ऐसी फीलिंग थी? और आपको पहले से था कि ऐसा हो सकता है? नहीं, देखिए, फ्रैंकली मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। आई हैव अ रीज़न। मैं इतना ही कहूँगा कि नहीं, मुझे पहले से कुछ बिल्कुल पता नहीं था, और जब मुझे बताया गया, फ्रैंकली आई वुड से टू से इट वाज अनएक्सपेक्टेड, माने शॉक नॉर्मली यूज इन अ नेगेटिव वे, बट इट वाज रियल सरप्राइज आई वुड से। तो मैं तो हैरान था, क्योंकि मेरे मन में ये कभी, मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं है। मेरे खुद जो डिप्लोमेसी में होते हैं वो राजनीति को एनालाइज करते हैं, वो खुद राजनीति में भाग नहीं लेते।
माने हैं कुछ पहले के लोग हैं जो गए थे, नटवर सिंह गए थे, कुछ ऐसे हैं 4-5, पर मेरे मन में कभी नहीं था। तो मेरे लिए तो इट वाज रियली अ सरप्राइज एंड आई हैड टू थिंक वेरी हार्ड। आर यू अ रिमोट कंट्रोल्ड मिनिस्टर? माने रिमोट मेरे हाथ में है, किसी और के हाथ में? आई वुड से I am a member of a team, but I am a minister who has one great advantage. मेरी पूरी जिंदगी जो है इस मिनिस्ट्री में कटी। अब अगर आप सोचें 46 साल आपने लगाए यहाँ। हाँ, तो मैं कहूँगा बहुत कम लोग हैं जिनके साथ मैंने कभी काम नहीं किया। तो मैंने पर्सनली लोगों को जानता हूँ, काम कर चुका हूँ, तो मैं विषयों को जानता हूँ। और अब 46 साल, हाउएवर गुड और बैड यू आर, कुछ तो सीखा होगा ना। हाँ, सो व्हाट हैपेंस इज यू हैव अ डोमेन ग्रिप। सो माई प्रॉब्लम इज एक्चुअली रिवर्स, जो आप कह रहे हैं कि मुझे अपने आप को याद दिलाना होता है कि भाई अभी आप सेक्रेटरी नहीं हो, प्लीज पुल बैक अ बिट, जो let the professionals do their work and then wait for it to mature and come to you. That also for my first year you have to learn to do that because it is स्वाभाविक है, you if you are trained in a certain way आप करते रहोगे. Second, what has helped me though, जो because अभी कैबिनेट सिस्टम है और ये माने पहले भी होते होंगे, but this is my first experience, there is a very strong team sense. तो there is a I would say जो भी issue हो, usually there are a set of ministers who would, जिनकी वो focus होगी. So I have also graduated. Have a backup. You feel you have a backup. I know. I feel today I am taking a bigger picture. People ask me, अच्छा बताइए मुझे कि मिनिस्ट्री माने सेक्रेटरी और मिनिस्टर में क्या फ़र्क है। देखिए, जब आप सेक्रेटरी हैं, आप अपनी मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी लेते हैं। वंस यू आर मिनिस्टर एंड देन यू आर एक एडवांटेज है, आपको लगता है कि भाई जो भी है वो मिनिस्टर है वहाँ। अगर कल संसद में जवाब देना है, तो जब मैं सेक्रेटरी था सुषमा जी थी, तो वो मेरे लिए कंफर्ट फैक्टर। तो अब वो जिम्मेदारी आपकी, यू आर आंसरेबल इन पार्लियामेंट, यू आर द पब्लिक फेस। सो टिल देन यू आर नॉट द पब्लिक फेस। आप थोड़े इवन हाउएवर स्ट्रांग, यू आर बेसिकली वर्किंग आई वुड से मोस्टली बिहाइंड द सीन्स। तो अब आप मैदान में आए, इट्स सो एंड आप अकेले नहीं आए, यू आर नाउ पार्ट ऑफ अ टीम। कि आप कुछ भी आप, बिकॉज जब भी आप कैबिनेट में बैठते हैं, आप कैबिनेट में 10 विषय हैं तो एक आपका होता है, 9 विषय किसी और के होते हैं। सो यू लर्न टुडे। आई मीन आज अगर आप पूछें कि भाई 2019 के जयशंकर और आज के जयशंकर में फ़र्क क्या है, बाय सिटिंग इन कैबिनेट, अब मुझे एग्रीकल्चर पॉलिसी की थोड़ी समझ है, मुझे फर्टिलाइज़र का कुछ पता है, क्योंकि कुछ चीज़ें तो मैं जानता था, डिफेंस का मुझे समझ था शुरू से, बट देयर आर मेनी एरियाज वेयर यू आर, जो हमारी नेचुरल एक्सपोजर नहीं होती। अब वो बिग पिक्चर है, द डिफरेंस बिटवीन मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी। You are a wiser and more experienced man now. You may not be wiser, you are big picture तो है। ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, आप ही की तस्वीर है और मैंने ऐसा सुना कि आपके जो फादर थे डॉक्टर के सुब्रमण्यम, वो ये कहते थे जब उन्हें पद्म भूषण ऑफर किया गया तो उन्होंने मना किया और उन्होंने कहा कि एक ब्यूरोक्रेट को और एक जर्नलिस्ट को इस तरह के पुरस्कार नहीं लेने चाहिए। और 20 साल के बाद उनके अपने बेटे ने तुरंत पुरस्कार ले लिया। तो अब क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, वो जो हैं उनकी ब्यूरोक्रेटिक करियर मेरे से अलग थी। हाँ, उसकी भी अपनी वो डिटेल है, मैं यहाँ नहीं जाना चाहता उस पर। तो वो जब ब्यूरोक्रेसी में भी थे, वो एक इंस्टीट्यूट के हेड थे। उनकी पहचान जो है अपने लेखकों से बनी, उनकी एनालिसिस जो थी टीवी में आते थे,
तो और उसके बाद वो जर्नलिस्ट फुल टाइम जर्नलिस्ट बने। तो उनको मुझे जो मुझे उस समय मैं चीन में था और हमारी फ़ोन पे बात हुई। एक तो उनको लगा कि क्योंकि वो अभी जर्नलिस्ट सर्कल में हैं और उनके स्ट्रॉन्ग व्यूज़ थे, तो उनको जर्नलिज्म के परिप्रेक्ष्य से लगा कि ये इस समय ये अवार्ड लेना जो है उनके लिए ठीक नहीं बैठा। क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी में लोगों को ये अवार्ड मिलना ये कोई नई परंपरा नहीं है, माने ये होता रहा है। ये तो होता रहा है। उस समय में भी हम परिवार में भी अलग अलग लोगों का अपनी अपनी सोच थी। कुछ लोग सहमत थे, कुछ लोगों का था, वो डेमोक्रेटिक आदमी थे, उन्होंने सबसे पूछा, फिर अपना मन बनाया उन्होंने। तो ये हर आदमी देखिए अपना डिसीजन लेता है इसमें। तो जब मुझे कहा गया कि हम आपको ये क्योंकि इसमें भी फ़ोन आता है कि वो एक दिन पहले या 2 दिन पहले फ़ोन आता है कि आपका नाम है लिस्ट में, तो आप अनुमति इस पे दें। तो मैं भी डेमोक्रेटिक हूँ, मैंने भी अपने फैमिली से पूछा। हाँ। और लगा कि भाई एक किस्म से रिकग्निशन है और अगर देश की सरकार आपको रिकग्नाइज कर रही तो डॉक्टर जयशंकर, मैं आपसे एक और तस्वीर के बारे में जानना चाहता हूं। आपकी ये तस्वीर उस समय बहुत वायरल हुई थी और जैसे मैंने आपको कहा कि आप जब जाते हैं बड़े बड़े मंचों पर तो यू लुक वेरी स्टर्न एंड यू मीन बिजनेस, सीधी बात करते हैं ऑल द टाइम। समटाइम्स आई थॉट आई लुक रिलैक्स्ड। नो, समटाइम्स यू लुक वेरी रिलैक्स्ड। ओके। बट यहाँ पर आई थिंक इसकी बड़ी चर्चा हुई जब बिलावल भुट्टो गोवा में आए थे SCO समिट में, और आपने उनसे हाथ नहीं मिलाया, ज़्यादा बात नहीं की और आपने उनको ऐसे करके पोलाइटली जाने के लिए कह दिया। उस समय शायद ऐसा लगा कि किसी की बेइज्जती भी नहीं करनी है लेकिन बहुत ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी भी नहीं दिखानी है, बिकॉज पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं। वो बैलेंस या इम्बैलेंस क्या था? नहीं, देखिए उस समय इस विषय पे काफ़ी चर्चा हुई, प्रेस में चर्चा हुई। एक तो डिप्लोमेसी में क्या होता है कि बॉडी लैंग्वेज से आप जो रिश्ते जो हैं उसकी जो क्वालिटी, उसकी टेम्परेचर आप दिखाते हैं। तो कुछ अगर आपके रिश्ते बहुत ही अच्छे हों तो वो भी उसका भी प्रकट, हाँ वो हाँ आप प्रकट करने की कोशिश करेंगे। नहीं भी हों तो एक किस्म से ये डिप्लोमेसी में बहुत नेचुरल चीज़ है। पर उस समय क्या हुआ कि वो आए थे SCO की मीटिंग, SCO के विदेश मंत्री की मीटिंग में, और कूटनीति में देखिए उसकी अपनी मर्यादा होती कि जब आप किसी इवेंट पे आते हैं तो आप उस इवेंट, उसकी अपनी एजेंडा होती है, आप उस विषय पे रहते। अब वो आए SCO मीटिंग पे और वो बात करने क्योंकि उनके इंटरव्यू वगैरह थे, और वो गए किसी और लेन में कि अब वो कश्मीर पे बोले, उन्होंने आतंकवाद उसको जस्टिफाई किया, एक किस्म से हमारे इंटरनल अफेयर्स पे उन्होंने कुछ टिप्पणी की। तो मुझे लगा कि अगर माने हमने बुलाया और वो भी उनको पता था कि किस कारण मिसयूजिंग द प्लेटफॉर्म, तो यू आर, अगर आप गलत लेन में उतरे हैं तो बाउंड टू हैव टक्कर तो होगा ना। वर यू एंग्री दैट डे? I was not angry, but I felt that it was important to be clear and strong. So I rarely get angry after all these years. So it is something you internalize. But मुझे लगा कि someone who is misusing an occasion, you should not let it pass. पाकिस्तान पे अब जब बात कर रहे हैं, व्हाट इज योर पाकिस्तान पॉलिसी? इज इट एंगेजमेंट, कंटेनमेंट, बॉयकॉट? अभी हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? See, it is, people are unnecessarily complicating it. मैं आपको माने इतना जटिल मुद्दा नहीं है। विषय है आतंकवाद का। देशों के बीच में, पड़ोसियों के बीच में विवाद होता है, ये कोई नई बात नहीं। तो ये खाली इंडिया पाकिस्तान के बीच में नहीं, पूरी दुनिया में अगर आप देखें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता है।
पर आप मुझे दुनिया में दिखाइए, एक उदाहरण दिखाइए जहां एक देश दूसरे के खिलाफ उसकी पूरी माने आतंकवाद की इंडस्ट्री बन चुकी है कि रिक्रूट करते हैं, खुलेआम रिक्रूट करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, फंडिंग करते हैं, वहाँ से लोग आते हैं वापस जाते हैं। और इसकी रणनीति क्या है कि आतंकवाद के दबाव में भारत जो है माने कॉन्फ्रेंस टेबल, नेगोशिएटिंग टेबल पे आएगा। तो मैं तो उल्टा आपसे पूछूंगा कि हमने इतने साल ये बर्दाश्त क्यों किया और हमें करना चाहिए था। तो मेरे लिए, क्योंकि लोग इसमें माने आपको दिस फॉर्मेट दैट फॉर्मेट, मुझे इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता। तो अभी ऐसे ही रहेगा, अभी कोई एंगेजमेंट का आपको लगता है? देखिए, इट इज लाइक दिस, उनको कम से कम समझना तो चाहिए और मानना तो चाहिए कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कैन नॉट बी द बेसिस फॉर अ रिलेशनशिप। अब उनकी क्रिकेट टीम आ रही है खेलने के लिए वर्ल्ड कप में। वो देखिए, वो अलग बात है, वो कोई टूर्नामेंट हो रहा है, वो ग्लोबल टूर्नामेंट हो रहा है। मैं कूटनीति की बात कर, मैं डिप्लोमेसी की बात कर रहा हूँ। मैं डिप्लोमेसी में अगर मैं आपको माने गन दिखा के कहूँगा कि प्लीज़ सिट एंड टॉक, आप इसको कैसे मानेंगे? तो कहीं परिवर्तन, देखिए मुझे सबकी आशा तो होती है कि एक दिन वो बदलेंगे इसे, कि उनकी पॉलिसी में कुछ चेंज आएगा। क्या पीओके भी आपकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है? पीओके भारत का हिस्सा है। क्या आप उसको लेने के लिए कोई डेडलाइन है हमारे पास कि हम पीओके को लेंगे, अपना नहीं। दावा पेश करेंगे, दुनिया को बताएंगे कि ये हमारा है? इसमें सुधीर जी, इसमें शुरू से हमारी पोजीशन बहुत स्पष्ट है। ये पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन भी आप जानते हैं इसमें। तो देयर इज अ नेशनल पोजीशन ऑन दिस। ये भी कितनी अजीब सी बात है, आज के एपिसोड का समय खत्म हो गया लेकिन हमारे सवाल खत्म नहीं हुए। अभी बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो हम डॉक्टर जयशंकर से पूछना चाहते हैं। आप लोग भी बहुत सारे सवाल पूछना चाहते होंगे, बहुत सारे जवाब उनसे जानना चाहते होंगे। इसलिए अब इस इंटरव्यू का भाग 2 हम आपको सीधी बात के अगले एपिसोड में दिखाएंगे, जब सवालों का यही सिलसिला जारी रहेगा। और खास बात यह है कि डॉक्टर जयशंकर वैसे तो इंटरव्यूज ही बहुत कम देते हैं और इतना लंबा इंटरव्यू तो शायद इससे पहले उन्होंने कभी नहीं दिया होगा। इसलिए आज के इस एपिसोड के बाद इंतजार कीजिए सीधी बात के दूसरे एपिसोड का और डॉक्टर जयशंकर के इस इंटरव्यू के भाग 2 का। नमस्कार।